हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कैटजी। बच्चों, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल के बारे में। ठीक है, फिनॉल को ही हम लोग कहते हैं कार्बोलिक एसिड भी। आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल और फिनॉल के कुछ रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। इसमें से पहला मेथड है डाउज प्रोसेस। डाउज प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम क्लोरोबेंजीन को जो कि एक हेलो एरीन है, इसको रिएक्ट करते हैं NaOH के साथ। और आप देखिए हेलो एरीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति रिएक्टिविटी काफी कम है। यही वजह है कि ये रिएक्शन एक्सट्रीम कंडीशंस में होगा ऑफ 350 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 300 ATM। और फाइनली हम ये न्यूक्लियोफाइल Cl हटा के यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल OH लगा देंगे। अब ये जो रिएक्शन है ये प्रोसीड हो सकता है दो मैकेनिज्म से, बेंजाइन मैकेनिज्म और SN2AR मैकेनिज्म। ये दोनों मैकेनिज्म की चर्चा हमने हेलो एरीन में कर लिया था। हमने पढ़ा कि बेंजाइन मैकेनिज्म इज एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन E1CB से एंड देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और दूसरा मेथड है SN2AR जो कि एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन था। इसमें माइजनहाइमर कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट बनता था, कार्बेनाइन इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे जब हम क्लोरोबेंजीन को फ्यूज करेंगे NaOH के साथ at high temperature and pressure we will get phenoxide ion। और इस फिनॉक्साइड आयन का हम लोग हाइड्रोलिसिस कर लें या एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर लें तो हमें फिनॉल मिल जाएगा। यहाँ पे डोमिनेटिंग मैकेनिज्म है बेंजाइन, और यही वजह है कि आपको दोनों मिलेगा। इप्सो प्रोडक्ट भी, इप्सो प्रोडक्ट कौन सा, यानी जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा था, अगर लेट से मैं उसको कार्बन 14 बना लेता तो मुझे दिखेगा प्रोडक्ट में ये कार्बन 14 पे ही OH आया। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखेगा कि कार्बन 14 के बगल वाले कार्बन पे OH आते हुए, तो मुझे इप्सो प्रोडक्ट भी मिलेगा और सिने प्रोडक्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो इप्सो सब्स्टिट्यूशन से भी और साइने सब्स्टिट्यूशन से भी। अब यहाँ बेंजाइन मैकेनिज्म डोमिनेट करता है और थोड़ा बहुत रिएक्शन SN2AR से भी होता है। बेंजाइन मैकेनिज्म से 50-50 चांस है इप्सो और साइने सब्स्टिट्यूशन बनने का, जबकि SN2AR तो सिर्फ इप्सो देता है। नेट रिजल्ट इज कि इप्सो थोड़ा ज्यादा होगा साइने सब्स्टिट्यूशन से। अगर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स की बात करें तो दिस इज 54% एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली 44%। आगे चला जाए, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा जाए। So next method of preparation is from benzene sulfonic acid। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम लोग बेंजीन का सल्फोनेशन करा लिया जाए ओलियम के साथ। दिस विल गिव मी द बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और अब इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हम लोग फ्यूज कर सकते हैं या हीट कर सकते हैं विथ मोल्टेन NaOH। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले ये सल्फोनिक एसिड, यहाँ NaOH, तो आप समझिए कि ये एक एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। दिस विल गिव SO3Na। और अभी भी NaOH हमने लिया है तो यहाँ से NaOH भी बचा है। अब हम क्या करेंगे, ये SO3Na2 बाहर निकाल देंगे। ठीक है, सो देयर विल बी Na2SO3 बाहर निकल गया और ये OH यहां जाके लग गया रिंग पे। ठीक है, क्योंकि आपने NaOH लिया था इसीलिए आपको फिनॉक्साइड मिला है, और इस फिनॉक्साइड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस विल गिव मी द फाइनल प्रोडक्ट फिनॉल। प्रिपरेशन का अब नेक्स्ट मेथड देखा जाए, एंड नेक्स्ट मेथड इज प्रिपरेशन फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट्स। तो डाईएजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, सबसे पहले हम एनिलीन लेंगे और उसका डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन कराएंगे। सो एनिलीन का डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन कराएंगे, बेसिकली उसको हम लोग
रिएक्ट कराएंगे HNO2 के साथ, और HNO2 क्योंकि स्टेबल नहीं होता इसीलिए हम लोग इन situ जनरेट करते हैं HNO2 बाय मिक्सिंग NaNO2 विथ HCl। तो ये दोनों मिक्स होके क्या देता है, ये देता है HNO2 प्लस NaCl। मेरे मतलब का चीज है HNO2। HNO2 जो है वो NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स होता है। बेसिकली ये NO प्लस जाके NH2 पे अटैक करता है, नाइट्रोजन के लोन पेयर पे। लेकिन ये सारा रिएक्शन हम लोग अमीन्स में पढ़ा जाएगा। यहां हम लोग बस इतना जाना जाए कि डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन में एनिलीन से हम लोग बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट बना लेते हैं। सो ये डाईएजोनियम सॉल्ट जो है, बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट, इसको हम प्रिपेयर करते हैं 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। और अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, लेट से मैंने इसको वाटर के साथ वार्म कर दिया, टेम्परेचर आपको बस 5 डिग्री से ऊपर ले जाना है। आपको दे सकता है कि आपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, आपने वार्म कर दिया, बॉयल भी लिख सकता है। इन एनी केस आप जानिए कि वाटर अगर सिस्टम में मौजूद है N2Cl में से, ठीक है, N2 इज एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप, ये बाहर निकल जाता है और मुझे यहाँ pH प्लस इंटरमीडिएट के थ्रू ये SN1 टाइप रिएक्शन होते हुए यहां मुझे दिखेगा कि OH लग गया। तो आप समझिए ये जो है ये सोर्स है pH प्लस इलेक्ट्रोफाइल का, और H2O में से वर्किंग न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस। इन दोनों को उठा के कंबाइन कर देना है, यू विल गेट फिनॉल प्रोडक्ट। आगे चला जाए, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा जाए। सो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन होता क्या है? क्यूमीन इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो सबसे पहले हम लोग समझे कि क्यूमीन कैसे बनाएंगे। तो हम लोग रिएक्ट कराएंगे बेंजीन को नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड के साथ या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट AlCl3। ये जो है ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। यहां आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा IPR प्लस आइसोप्रोपाइल से। और अगर आप सोचते हैं कि आपने नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड लिया है तो यहां रीअरेंजमेंट होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड कैटलिस्ट AlCl3 का उपयोग किया गया है। सो IPR प्लस इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन द बेंजीन रिंग एंड आई विल गेट फाइनल प्रोडक्ट एज क्यूमीन, ठीक है। तो ये क्यूमीन मुझे मिल गया। अब ये क्यूमीन में देखिए ये जो हाइड्रोजन है दिस इज 3 डिग्री बेंजाइलिक। यही वजह है कि ये 3 डिग्री बेंजाइलिक हाइड्रोजन ओपन एयर में इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और हम लोगों को क्यूमीन से क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड मिल जाएगा। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड में आप देखिए ये हाइड्रोजन हट के यहां OOH लग गया, ठीक है। तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, इस क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का जब हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं देन देयर इज हॉक रीअरेंजमेंट एंड वी गेट फाइनल प्रोडक्ट एज फिनॉल एंड इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट इज एसीटोन। तो ध्यान रखिएगा यहां एक इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट आपको एसीटोन मिलता है। ये हॉक रीअरेंजमेंट क्या है इसकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। आगे देखा जाए, बात किया जाए कि क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड मेथड को क्या मैं किसी और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं। तो देखिए उसको लिखने का ये तरीका है, ठीक है। आपने बेंजीन को रिएक्ट किया प्रोपीन के साथ, ठीक है, प्रोपीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस कैटलिस्ट। तो आप समझ सकते हैं एल्कीन और H प्लस मिला के आप इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लेंगे, यू विल फॉर्म क्यूमीन फ्रॉम दीज टू। और फिर क्यूमीन का ओपन एयर ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनाया आपने और क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस किया गया है तो उससे आपको मिल गया है फिनॉल और एसीटोन। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, उसी रिएक्शन को दूसरे तरीके से मैंने लिखा है।
कुछ और भी मेथड्स देखा जाए, ये मेथड्स हम लोग ज्यादातर पहले पढ़ चुके हैं, तो कुछ और मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल वो भी देख लिया जाए। तो हम बेंजीन को ऑक्सीडाइज कर दें फेंटेंस रिएजेंट के साथ, वी विल गेट फिनॉल। ये रिएक्शन हमने ऑक्सीडेशन में पढ़ा था, ठीक है, फेंटन रिएजेंट में। नेक्स्ट हम लोग बेंजीन को V2O5 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑक्सीडाइज करें, देन वी विल गेट फिनॉल। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने 500 डिग्री सेंटीग्रेड लिया होता तो आपको मैलिक एनहाइड्राइड मिला होता। अगला तरीका डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो डी कार्बोक्सिलेशन में आपने क्या किया, ये COH जो दिख रहा है आपको, इसको डी कार्बोक्सिलेट करने के लिए सोडा लाइम के साथ इसको हीट कर दिया है, फ्यूज कर दिया है, एंड यू विल गेट फिनॉल एज द प्रोडक्ट। एक और तरीका हम लोग बात करेंगे उसकी, और वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू। जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा जाएगा तो ये रिएक्शन डिटेल में पढ़ा जाएगा। अभी बस हम लोग थोड़ा अपने काम भर का जान लें। तो देखिए, आपके पास PHBr सबस्ट्रेट था, आपने उसको मैग्नीशियम ईथर के साथ ट्रीट किया और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लिया। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एंड ये जो प्रोडक्ट बना यहाँ पे, ये फर्दर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके दिस विल गिव PHOMgBr। और आपको पता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मेटल हटाने का एक स्टेप का आसान तरीका है उसका हाइड्रोलिसिस। तो आप हाइड्रोलिसिस कर लीजिएगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, इधर H इधर OH, ठीक है, एंड यू विल गेट PHOH फ्रॉम यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। आगे चला जाए और हम लोग बात कर लिया जाए हॉक रीअरेंजमेंट का, ठीक है। हॉक रीअरेंजमेंट के लिए फॉर बेंजाइलिक एलाइलिक एंड डाई इनाइलिक हाइड्रोपरऑक्साइड, तो कहां देखने को मिलेगा ये, एक तो हाइड्रोपरऑक्साइड में देखने को मिलेगा, और कौन से हाइड्रोपरऑक्साइड में देखने को मिलेगा, या तो वो बेंजाइलिक हो जैसा हमारा क्यूमीन वाला केस था, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, या तो वो एलाइलिक हो या तो डाई इनाइलिक हो, ठीक है। ऐसे हाइड्रोपरऑक्साइड में मुझे ये रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा और ये कैटेलाइज होता है बाय प्रोटिक एसिड और लुईस एसिड। देखा जाए इस रीअरेंजमेंट में क्या होगा, तो यहां पे देखिए ये R1 R2 R3 मैंने लगाया है, ठीक है, और OOH। ध्यान देने की बात यह है कि इनमें या तो R1 R2 R3 में से कोई बेंजीन रिंग होगा, या कहीं एलाइलिक सिस्टम होगा, या डाई इनाइलिक सिस्टम होगा, ठीक है, तभी ये रीअरेंजमेंट होगा। ये तीन के तीनों एल्किल ग्रुप नहीं हो सकते, कम से कम इनमें से एक लेट्स से बेंजीन रिंग होना ही चाहिए। खैर, आप ये बात समझ गए तो हम लोग आगे बढ़ा जाए। देखा जाए यहां रिएक्शन में होगा क्या। सबसे पहले जो आपने कैटलिस्ट लिया है H+, ठीक है, प्रोटिक एसिड लिया है, तो H+ जो लिया है वो ये दो ऑक्सीजन है यहाँ पे, ये वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर पे इसने अटैक किया, ठीक है, इसको प्रोटोनेट कर दिया, और ये जो चीज है H2O, इट इज एक्सीलेंट लीविंग ग्रुप। तो ये लीविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल रहा है, लेकिन अगर ये बाहर निकल गया तो ऑक्सीजन जो ये वाला है इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज तो हाईली अनस्टेबल है। यही वजह है कि जब ये H2O की तरह बाहर निकल रहा होगा तो बगल के कार्बन से ये R1 जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा है, सो दिस हैज हाईएस्ट माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। हमने बात की थी लिविंग ग्रुप और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की पहले रिएक्शन मैकेनिज्म में, ठीक है। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जिसका सबसे ज्यादा होगा R1 R2 R3 में, वो वाला हिस्सा माइग्रेट करके इस ऑक्सीजन पे आएगा ताकि इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज ना आने पाए, ठीक है। हाँ, ये बात सही है कि ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ चला गया तो कार्बन पे प्लस आ जाएगा। तो देखिए ऑक्सीजन पे प्लस नहीं आया, प्लस चार्ज जो है वो कार्बन पे आया, ऑक्सीजन पे प्लस हाईली अनस्टेबल है। तो ये H2O निकलने के साथ साथ ये कॉन्सर्टेड प्रोसेस होगा इस R1 का यहां माइग्रेट कर जाना, ठीक है। अब मुझे ये कार्बोकैटायन मिल गया। अब देखिए इस कार्बोकैटायन में
पी पाई बैक बॉन्डिंग है, ठीक है। तो ये कार्बोकैटायन को इतनी परेशानी नहीं है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। सो दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, और उसमें भी कौन सा रेजोनेंस, पी पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो पी पाई बैक बॉन्डिंग से ये कार्बोकैटायन स्टेबलाइज्ड है। अब इस कार्बोकैटायन को देखा जाए, इस कार्बोकैटायन पे H2O अटैक करेगा, जो यहां से आपने H2O निकाला था उसी को फिर से अटैक करा दीजिए, या तो सॉल्वेंट में से H2O ले लीजिए। ये H2O यहां अटैक करेगा, ठीक है। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड यहां ऑक्सीजन के लोन पेयर, ठीक है, और इस कार्बन के बीच में, तो ये नया बॉन्ड बन गया फिर से। और ये वाला देखिए R1 माइग्रेट कर चुका है इस ऑक्सीजन पे। देन देयर विल बी H+ शिफ्ट, यहां से एक H+ जो है ये शिफ्ट होके यहां चला आएगा, ठीक है। तो यहां आप समझिए कि ये एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल था, उससे अब आपको प्रोटोनेटेड ईथर मिल गया, ठीक है। एंड फाइनली ये हिस्सा R1OH ये लीविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा। ये बाहर निकल गया तो इस कार्बन पे प्लस आएगा, और फिर से देखिए ऑक्सीजन के पास यहां लोन पेयर है, ठीक है। तो यहां आपको मिलेगा R2CR3 इस कार्बन पे प्लस, और ये बगल में OH है जो अपना, ठीक है, लोन पेयर यहां पी पाई बैक बॉन्डिंग के थ्रू दे सकता है। तो ये लोन पेयर में हटा दूं, यहां डबल बॉन्ड बना दूं और ऑक्सीजन पे प्लस लेता जाऊं। और यहां से H+ आपने शुरू में इस्तेमाल किया था, कैटलिस्ट है ये, तो इसको वापस से बाहर निकालना पड़ेगा। आप यहां से समझिए कि ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ दीजिएगा ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है, H+ को बाहर निकाल ले जाइएगा। तो इंपॉर्टेंट है कि आपको R1OH मिला और दूसरा प्रोडक्ट यहां से R2R3 वाला, ठीक है, डाई एल्किल कीटोन मिल गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि हॉक रीअरेंजमेंट से फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिला, एक तो R1OH, R2R3 डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये कीटोन मिल गया। हम लोग डिटेल्ड मैकेनिज्म से तो हर क्वेश्चन में बना नहीं सकते, हमें कुछ शॉर्ट ट्रिक पता होना चाहिए हॉक रीअरेंजमेंट को अप्लाई करने का। तो चलिए वो सीखा जाए। अगर किसी हाइड्रो पेरोक्साइड में यहाँ पे 3 ग्रुप आपके पास अवेलेबल हैं, R1, R2, R3, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप उसको माइग्रेट करिएगा R1 को जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जिसका सबसे ज्यादा है उस हिस्से को आप माइग्रेट करिएगा और इस ऑक्सीजन के साथ उसको अटैच करके बना दीजिएगा अल्कोहल। और ये जो R2, R3 और ये वाला कार्बन है ये बनाएंगे आपके कीटोन, ठीक है। सो यू विल गेट कीटोन एंड अल्कोहल और फिनॉल जो भी हो, ठीक है, फ्रॉम द पार्ट विच हैज हाईएस्ट माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। अब चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कुछ क्वेश्चंस के थ्रू और बेटर समझा जाए। तो देखिए, क्या ये एक हाइड्रो पेरोक्साइड है? क्या यहाँ 3 ग्रुप हैं? एक है PH, एक है पैरा क्लोरोफिनाइल और एक है पैरा टॉलुइन। तो यहां जो Cl है दिस हैज -I इफेक्ट, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी को रिंग पर से कम कर देगा। यहां जो CH3 है इट हैज +H इफेक्ट एंड +I इफेक्ट, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी को रिंग पे बढ़ा देगा। और ये PH है, ये रेफरेंस केस है। अगर आप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात करें तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ तीनों अवेलेबल जो चीजें हैं उनमें सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका होगा? तो सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इसका होगा, क्योंकि CH3 + H से इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी को बढ़ा रहा है।
दूसरे नंबर पे ये रेफरेंस पीएच आएगा और तीसरे नंबर पे, ठीक है, ये पैरा क्लोरोफिनाइल आएगा क्योंकि Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब देखा जाए माइग्रेट किसे करना है मुझे, माइग्रेट मुझे उसको करना है जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा है, यानी इस हिस्से को, ठीक है। तो ये माइग्रेट करेगा इस ऑक्सीजन पे और यही वजह है कि मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आई विल गेट 4-मिथाइल फिनॉल, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन जो है वो OH में जाएगा और बाकी दोनों हिस्से से क्या होगा, वहां से मुझे कीटोन मिल जाएगा। तो कीटोन कैसे मिलेगा, ये कार्बन, ये PH एंड दिस इज C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो यहां से मुझे फिनॉल मिल गया और यहां से कीटोन मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखा जाए। तो देखा जाए यहां कौन कौन अवेलेबल है मेरे पास, एक है PH, एक है CH3 और एक है बेंजीन रिंग जिसपे पैरा पोजीशन पे OCH3 लगा है, ठीक है। PH इज रेफरेंस केस, CH3 माइनस का तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कम होता है, तो ये तो थर्ड नंबर पे वैसे ही आ गया। यहां देखा जाए OCH3 का इफेक्ट कैसे होता है, +M, तो क्या ये जो सब्स्टिट्यूएंट OCH3 है ये +M इफेक्ट से बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो क्या इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा इस हिस्से का, फिर ये फिनाइल का और आपका जो मिथाइल है इसका तो सबसे कम है। माइग्रेट कौन करेगा, इसका मतलब ये वाला हिस्सा, एंड हेंस द फाइनल प्रोडक्ट विल बी, तो इस ऑक्सीजन के साथ आप समझिए कि ये माइग्रेट करके लग गया, ठीक है, और ये OCH3 और बाकी दोनों हिस्से से आप क्या करिए, कीटोन बना दीजिए। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट। कुछ और क्वेश्चन में इसको अप्लाई करके देखा जाए, ठीक है। यहां पे तो इसमें देखिए माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात करें तो दिस इज रेफरेंस, यहां OCH3 जो है उसका +M इफेक्ट लगेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी को बढ़ा दिया इसने। यहां भी OCH3 है लेकिन यहां OCH3 चला गया ऑर्थो पोजीशन पे और ये क्रिएट करेगा स्टेरिक हिंड्रेंस। हम लोगों ने बात की थी कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड रिंग जो होता है उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बहुत कम हो जाता है और यही वजह है कि सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इस हिस्से का है और यहां से मुझे फिनॉल बनाना है। सो आई विल गेट प्रोडक्ट एज CH3O OH प्लस बाकी सबसे जो है मुझे मिला के बना देना है कीटोन, दिस इज PH एंड दिस इज OCH3। अगला, अभी तक देखिए हम लोग बेंजाइलिक सिस्टम में जो है हॉक रीअरेंजमेंट करा रहे थे, यहां डाई इनाइलिक सिस्टम है, तो अब मुझे डाई इनाइलिक सिस्टम में रीअरेंजमेंट कराना है। देखिए इस कार्बन के रेस्पेक्ट में अगर आप बात करें, ठीक है, तो यहां पे अगर सिर्फ एक डबल बॉन्ड होता तो एलाइलिक होता और एक और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, इसका मतलब ये डाई इनाइलिक सिस्टम है। आप बेंजीन रिंग को भी ऐसा ही सोच सकते हैं, बेंजीन रिंग में क्या होता है, बेसिकली एक और डबल बॉन्ड आ जाता है, रिंग क्लोज हो जाता है, ठीक है। खैर वापस इसको समझा जाए, ये है डाई इनाइलिक सिस्टम और इसमें रीअरेंजमेंट होना है, ठीक है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखा जाए तो एक तो H है, ठीक है, ये नहीं माइग्रेट होगा यहां पे, एक R2 एल्किल ग्रुप है, इसका भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कम है, इसका मतलब कुल मिला के ये जो डाई इनाइलिक सिस्टम है इसी को माइग्रेट करना है। तो ये पूरा हिस्सा जो है वो माइग्रेट करके इस ऑक्सीजन के साथ, दिस विल गिव यू दिस प्रोडक्ट और बाकी से एल्डिहाइड या कीटोन जो बनता है, सो बाकियों से मुझे मिल जाएगा, ये है R, ये है H, ये कार्बन पे डबल बॉन्ड O लग गया, तो यहां से मुझे मिल गया एल्डिहाइड। और इसको देखिए ये एक इनॉल बना है, अगर ये इनॉल बना है इसका मतलब ये भी टॉटोमराइज होगा, ठीक है। और आप फाइनल प्रोडक्ट इस इनॉल को नहीं लिखिएगा, टॉटोमराइज करके इसका कीटोन बना के लिखा जाए, ठीक है। सो दिस विल गिव
सो फाइनल प्रोडक्ट विल बी दिस कीटोन। ठीक है, ये इनॉल है, इसको टॉटोमराइज करके ये कीटोन या एल्डिहाइड जो भी बनता है, ठीक है, तो इसको कीटो लिखा जाए अगर मैं सही लिखूं तो, क्योंकि ये असली में तो एल्डिहाइड है। ठीक है, तो दिस इज कीटो एंड दिस इज इनॉल। इनॉल टॉटोमराइज करके कीटो वाले हिस्से में लेते जाइएगा, इसको लिखिएगा दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट अलोंग विद दिस एल्डिहाइड। ठीक है, आगे चले हम लोग और अब बात किया जाए हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल की। हालांकि ये हम लोग पहले कवर कर चुके हैं, इसलिए जस्ट हम लोग जल्दी से रिकैप करके आगे बढ़ेंगे। हम लोग बात कर चुके हैं कि फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और यही वजह है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इज अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री सेंटीग्रेड या 200 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है, ये ध्यान रखिएगा। वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी होती है अगेन, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वाटर के साथ। अगला हम लोग बात कर लिया जाए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल का। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैज चिलेशन, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यही वजह है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इनफैक्ट ये 216 डिग्री पे बॉयल नहीं होता, उससे पहले डिकम्पोज ही हो जाता है। जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल में एसोसिएशन है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर है 279 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला बात किया जाए सॉल्युबिलिटी का, क्योंकि इसमें चिलेशन है, यही वजह है कि ये वाटर के साथ भी इंटरेक्ट नहीं करता, उसके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता और इसका सॉल्युबिलिटी कम होता है, लेट्स से 2 ग्राम पर लीटर एट रूम टेम्परेचर, जबकि इसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा है 16 ग्राम पर लीटर। आया जाए वापस से फिनॉल की बात किया जाए तो फिनॉल इज एसिडिक। क्यों एसिडिक होता है ये? क्योंकि फिनॉल में रेजोनेंस है, लेकिन इसका कॉन्जुगेट बेस फिनॉक्साइड में ज्यादा बढ़िया रेजोनेंस है। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस फिनॉक्साइड इज बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड देन कॉन्जुगेट एसिड फिनॉल। वजह क्या है? अगर आप दोनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे और फाइनली रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो आपको दिखेगा फिनॉल में ऑक्सीजन का लोन पेयर रिंग पे डिलोकलाइज्ड है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है, पार्शियल निगेटिव जा रहा है, और रेजोनेंस की वजह से ऑक्सीजन पे डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है। 3 टाइम्स डेल्टा पॉजिटिव मैंने लिखा है बैलेंस करने के लिए। तो आप समझिए रेजोनेंस की वजह से हो क्या रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, जो कि निगेटिव चार्ज को एकोमोडेट भी नहीं कर पाता है, उन ऑर्थो और पैरा पोजीशन वाले कार्बन पे निगेटिव जा रहा है। यही वजह है कि यहां इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन कम हो पाएगा। इसके अगेंस्ट अगर हम फिनॉक्साइड की बात करें तो यहां ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है। ठीक है, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, और अगर इसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड देखें तो यहां भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डेल्टा निगेटिव जा रहा है और 3 टाइम्स डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है। कहां? ऑक्सीजन पे। लेकिन ऑक्सीजन पे पहले सोचिए -1 था, 3 टाइम्स डेल्टा पॉजिटिव आने की वजह से एक तो निगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम हो गई, फिनॉक्साइड आयन स्टेबल हुआ। साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि O- का प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होता है OH से। ठीक है, प्लस एम की सीरीज में अगर आप देखें तो प्लस एम सीरीज में O- आगे आता है, फिर NH2 आता है, फिर OH आता है। ठीक है, वजह क्या है इसका कि फिनॉक्साइड आयन में आप देखिए चार्ज का डिस्पर्जन हो रहा है। चार्ज का डिस्पर्जन कैसे हो रहा है कि यहां अगर मैं डेल्टा चार्ज को 0.1 मान लूं, ठीक है, ये कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है, तो -1 और +0.3 दिस विल गिव -0.7, दिस इज -0.1, दिस इज -0.1, दिस इज -0.1। जबकि यहां पे अगर आप देखें तो यहां चार्ज का क्रिएशन और सेपरेशन हुआ रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, यहां ऑक्सीजन पे डेल्टा पॉजिटिव आया, कार्बन डेल्टा निगेटिव आया, रेजोनेंस की वजह से चार्ज का क्रिएशन और सेपरेशन है। यही वजह है कि फिनॉल में रेजोनेंस जो है वो कंपैरेटिवली खराब है, जबकि फिनॉक्साइड में अच्छा है, वहां चार्ज का क्रिएशन और उसका सेपरेशन है, यहां सिर्फ और सिर्फ चार्ज का डिस्पर्जन है। ठीक है, आगे चला जाए। नेक्स्ट हम लोग बात किया जाए रिएक्शंस ऑफ फिनॉल का। ठीक है, तो फिनॉल का अगर मुझे रिएक्शन का बात करना है तो उसको हम लोग कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कैटेगरी होगा रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। दूसरे कैटेगरी में हम लोग देखेंगे फिनॉक्साइड को, PHO- को
एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, यहां ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, यही ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह काम करेगा, इट विल गिव, ठीक है, SN2 रिएक्शन। अगला बात किया जाए, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिनॉल या फिनॉक्साइड को एज एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन रिंग का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SEAR। और OH या O- लगने की वजह से, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगने की वजह से बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी और ज्यादा पड़ गई, यानी और जल्दी मुझे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि यहां पे हम बात कर रहे हैं PHO-, ऑक्सीजन को हम न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह देख रहे हैं, जबकि अगर आप फिनॉल या फिनॉक्साइड को देखें, ठीक है, तो जो डेल्टा निगेटिव आया रिंग पे, अब हम इस ऑर्थो या पैरा कार्बन को, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह देख रहे हैं। तो यही अंतर है, यहां ऑक्सीजन को मैं देख रहा हूं न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह, और यहां रिंग कार्बन को मैं देख रहा हूं न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह। और अंतिम में हम लोग कुछ नेम रिएक्शंस की बात किया जाएगा। अगेंस्ट ये नेम रिएक्शन में भी, ठीक है, आपको दिखाई देगा कि या तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, या आप फिनॉक्साइड का न्यूक्लियोफाइल की तरह इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन क्योंकि उनके साथ सर्टेन साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, तो उसको हम लोगों ने एक अलग से कैटेगरी बना के नेम रिएक्शन की तरह पढ़ना है। चाहते तो हम इन रिएक्शंस को भी B और C कैटेगरी में डाल के पढ़ सकते थे। तो चलिए रिएक्शंस ऑफ फिनॉल पढ़ा जाए हम लोग। सबसे पहले हम लोग रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को पढ़ा जाए। अगर मैं फिनॉल को रिड्यूस करता हूं बाय हीटिंग विथ जिंक डस्ट, तो फिनॉल जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में। आपने ये ऑक्सीजन को हटा दिया, और यही वजह है कि ये रिएक्शन क्या है? रिडक्शन है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ा जाए फिनॉल का ऑक्सीडेशन विथ क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड के साथ अगर मैं फिनॉल को ट्रीट करूं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो मुझे फिनॉल से बेंजोक्विनोन मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉन्जुगेटेड डाइईनोन। ठीक है, तो यहां डबल बॉन्ड जो है वो कीटोन के साथ कॉन्जुगेशन में है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लिया जाए फिनॉक्साइड एज न्यूक्लियोफाइल। बेसिकली हमको यहाँ SN2 रिएक्शन कुछ करने हैं। आप SN2 रिएक्शन पहले रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ के आए हैं, तो डायरेक्टली हम लोग कुछ क्वेश्चन के थ्रू ये बात समझा जाए। ठीक है, लेट्स से मैंने सबस्ट्रेट लिया कैटीचॉल और उसका रिएक्शन कराया है पहले स्टेप पे NaOH के साथ। तो NaOH के साथ जब आप रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, कैटीचॉल को, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन जो है ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और आपको कॉन्जुगेट बेस मिल जाएगा। तो लेट्स से यहां मैंने O- और O- इसको बना लिया पहले स्टेप के बाद, और अब मेरे पास सबस्ट्रेट क्या है? CH2Cl2। यहां दो ये जो क्लोरीन लगे हुए हैं ये बेसिकली लीविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, ये अटैक करेगा और दोनों क्लोरीन को लीविंग ग्रुप की तरह बाहर निकाल देगा, एंड आई विल गेट द प्रोडक्ट एज ये ऑक्सीजन, और ये दोनों यहां पे, ठीक है, CH2 के साथ जुड़ गए। दोनों क्लोरीन जो थे वो बाहर निकल गए वाया SN2 रिएक्शन। यहां पे देखा जाए, अगेन यहां पे आपको दिखाई देगा कि ये एक इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड है, इट रिएक्ट्स वाया SN2TH मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म की हमने चर्चा नहीं की है, लेकिन हमने शॉर्टकट पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है कि ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा और ये लीविंग ग्रुप बाहर, फिर से ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, ये लीविंग ग्रुप बाहर। So I will get the final product as this। आगे चला जाए, इसका अगर हम रिएक्शन कराएं, ठीक है, इस मॉलिक्यूल के साथ, ये मॉलिक्यूल को जानबूझ के मैंने ऐसा बना लिया है। ठीक है, और यहां दो इक्विवेलेंट कैटीचॉल इसके दो इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करने वाला है। ठीक है, देखा जाए यहां क्या बनेगा। अगेन मैं क्या करूं, ये OH जो है इसको NaOH से रिएक्ट कराया था मैंने, तो यहां कॉन्जुगेट बेस में बना लूं। यहां पे भी क्या करूं, डाई एनायन कॉन्जुगेट बेस को बना लूं।
और अब देखिए ये O माइनस यहाँ अटैक करेगा, ये Cl माइनस बाहर, ये यहाँ अटैक करेगा, Cl माइनस बाहर, ये यहाँ पे अटैक करेगा, Cl माइनस बाहर, ये यहाँ अटैक करेगा, Cl माइनस बाहर। ठीक है, और अब हम लोग प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं एक क्राउन ईथर। हमने पहले भी बात की थी कि क्राउन ईथर जो है ये एक एप्रोटिक सॉल्वेंट है, इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है, क्योंकि ये ले जा सकते हैं Na+, K+ जैसे मेटल कटायंस को फ्रॉम द वाटर पोलर सॉल्वेंट टू नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक N-हेक्सेन और बेंजीन। ठीक है, तो यहां हम लोग क्राउन ईथर बनाने की चर्चा करेंगे। देखा जाए ये क्राउन ईथर कैसा होगा, तो यहां सबसे पहले एक बेंजीन रिंग में बना लूं, इसके साथ ये ऑक्सीजन। अब अगले ऑक्सीजन के बीच में यहां दिखाई देगा आपको दो कार्बन। ठीक है, तो ये अगला ऑक्सीजन मैंने बनाया और इसके साथ ये 2 कार्बन बीच में। ठीक है, इसी तरह इस तरफ वाला ऑक्सीजन जो बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ है और इन दोनों को जोड़ दिया जाए, ठीक है, वाया 2CH2। इसी तरह नीचे देखा जाए, सो दिस इज ए क्राउन ईथर। ठीक है, दिस इज क्राउन ईथर। क्राउन ईथर एक इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट होता है। आगे चला जाए, कुछ और रिएक्शन हम लोग पढ़ लिया जाए। तो यहां भी देखिए फर्स्ट स्टेप पे मैं PHOH को ट्रीट कर रहा हूं NaOH के साथ या OH माइनस के साथ। तो फिनॉल से बेसिकली मैं फिनॉक्साइड बनाने की बात कर रहा हूं, तो फिनॉल से मैं फिनॉक्साइड बना लूं। और अगला मुझे एक सबस्ट्रेट दिया है ताकि मैं SN2 रिएक्शन करा पाऊं। ठीक है, so this will give PHOCH3, so this is anisole product। अगला देखा जाए, यहां पे रिएक्शन क्या होगा, तो यहां SN2TH रिएक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड है। अगेन शॉर्टकट मेथड, ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक, Cl माइनस बाहर, so this will give PHO C डबल बॉन्ड OCH3। अगला देखा जाए, अगर मैं रिएक्शन कराता हूं फिनॉक्साइड का विथ एसिटिक एसिड, ठीक है, तो यहां क्या होगा, यहां पे होगा या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो यहां पे क्या मिल जाएगा मुझे, हियर आई विल गेट ईस्टर प्रोडक्ट, सो PHOCOCH3। लास्ट स्टेप में देखिए ये PHO अटैक करेगा इस सल्फर पे और ये क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। So this will give me the product PHOS डबल बॉन्ड O PH। ठीक है, तो यहां हमने कुछ SN2TH और SN2 रिएक्शन पढ़ा। SN2TH का मैकेनिज्म मुझे नहीं पता, मैंने यहां ट्रिक से काम लिया। डिटेल्ड मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव पढ़ा जाएगा वहां पे। आगे चला जाए, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस की बात किया जाए, और इस कैटेगरी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि आपका फिनॉल या फिनॉक्साइड बिहेव करेगा एज एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, SEAR रिएक्शन। आप समझिए कि फिनॉल जो है अगर वो डिसोसिएट कर गया फिनॉक्साइड में, ठीक है, तो आप फिनॉक्साइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखें और रेजोनेंस हाइब्रिड में आपको नजर आएगा डेल्टा निगेटिव जो है ये ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जा रहा है। सिमिलर इज द केस ऑफ फिनॉल, तो आपको दिखेगा कि दोनों फिनॉल में OH और फिनॉक्साइड में O माइनस जो है ये दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट एक्टिवेटर हैं। ये बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, साथ ही साथ ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि ऑर्थो या पैरा अटैक से बनने वाला वीलेंट इंटरमीडिएट को ये स्टेबलाइज कर पाएंगे थ्रू देयर +M इफेक्ट। तो ये सारी चर्चा हम लोग पहले +M सीरीज पढ़ते समय कर चुके हैं। वी विल सिंपली अप्लाई दिस हियर। देखा जाए तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग पढ़ा जाए नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन में अगर मैंने फिनॉल को
डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कराया एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, देन आई विल गेट ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव्स। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि OH जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। लेकिन यहां एक समस्या है। समस्या ये है कि नाइट्रेटिंग रिएजेंट तो कॉन्क HNO3 होता है या कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4 होता है। डाइल्यूट HNO3 तो नाइट्रेटिंग एजेंट है ही नहीं, ठीक है। सो प्रॉब्लम इज डाइल्यूट HNO3 इज नॉट नाइट्रेटिंग एजेंट बिकॉज इट कैन नॉट प्रोड्यूस NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो समझा जाए कि असलियत में हो क्या रहा है, क्यों NO2 मुझे ऑर्थो और पैरा पे जाते हुए दिख गया। तो असलियत में हो क्या रहा है कि HNO2 इज प्रेजेंट एज इंप्योरिटी इन डाइल्यूट HNO3, ठीक है। और ये HNO2 जो है ये सोर्स होता है NO प्लस का। तो असलियत में आप समझिए इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस यहां अटैक नहीं कर रहा होता है, NO प्लस अटैक करता है। नाइट्रेशन नहीं, पहले नाइट्रोसोएशन होता है। सो नाइट्रोसोएशन होगा, NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और आपको नाइट्रोसोफिनॉल मिलेगा। ये अटैक पैरा पे होगा तो मेजर होगा, ऑर्थो पे भी हो सकता है क्योंकि OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ठीक है। और फिर ये जो नाइट्रोसोफिनॉल है ये HNO3 के साथ रिएक्ट करता है। दिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। ये जो NO है ऑक्सीडाइज होके NO2 में चला गया और HNO3 जो था वो रिड्यूस होके HNO2 में कन्वर्ट हो गया। तो HNO2 जो इंप्योरिटी की तरह आपने पहले स्टेप पे इस्तेमाल किया है फॉर नाइट्रोसोएशन, वो फिर से बन गया। ये रिएक्शन बार बार होता रहता है। यही वजह है कि HNO2 दो इट इज इनिशियली प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट एज इंप्योरिटी, लेकिन उसका जनरेशन होता जा रहा है और ये रिएक्शन हो जाएगा। अब अगला चीज हम लोग बात किया जाए कि क्या हम लोग फिनॉल का डायरेक्ट नाइट्रेशन करा सकते हैं यूजिंग कॉन्क HNO3। कॉन्क HNO3 तो नाइट्रेटिंग एजेंट है, लेकिन इसका डायरेक्ट नाइट्रेशन अगर हम कराएं तो इसमें एक समस्या है। क्या समस्या है कि आपका रिंग जो है ये हाईली एक्टिवेटेड है और कॉन्क HNO3 जो है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये रिंग के अंदर के जो डबल बॉन्ड हैं इनको भी तोड़ देता है एट रैंडम प्लेसेस एंड दैट्स व्हाई वी गेट टेरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो समझा जाए इस बात को, अगर मैं लेट्स से फिनॉल का कॉन्क HNO3 के साथ डायरेक्ट नाइट्रेशन कराता हूं तो मुझे दिखेगा, क्योंकि ये हाईली एक्टिवेटेड रिंग है तो इसीलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल दोनों ऑर्थो और एक पैरा जो भी वैकेंट पोजीशन है सब जगह आएगा। तो ये तीनों पोजीशन पे आपको दिखा कि इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस आया। यू विल गेट पिक्रिक एसिड एज प्रोडक्ट, लेकिन यहां परेशानी क्या होगी? प्रॉब्लम विल बी पुअर यील्ड। पुअर यील्ड क्यों परेशानी है ये बात समझा जाए तो फिनॉल इज हाईली एक्टिवेटेड रिंग, ठीक है, हाईली एक्टिवेटेड रिंग है। यही वजह है कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत तेज होगा, ठीक है। और एनी attempted nitration even with dilute HNO3 results in formation of high molecular weight TARS। तो dilute HNO3 भी ये भी रिंग को तोड़ देता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज कर देता है एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट टार्स। और कॉन्क HNO3 के साथ तो ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। ऑल्सो द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। नाइट्रेशन एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एंड केयरफुल टेम्परेचर कंट्रोल इज रिक्वायर्ड। तो असलियत में होगा क्या, अगर आप फिनॉल का डायरेक्ट नाइट्रेशन अटेम्प्ट करेंगे कॉन्क HNO3 के साथ तो पिक्रिक एसिड बनेगा तो, लेकिन उसका यील्ड बहुत कम होगा। ज्यादातर प्रोडक्ट क्या होगा उसमें टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलेगा, बेंजीन रिंग के अंदर टूट गया होगा बॉन्ड, और यही वजह है कि कोई मतलब की चीज नहीं होगी। यानी कि अगर मुझे पिक्रिक एसिड बनाना है तो मुझे यह तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या बेटर अल्टरनेटिव है मेरे पास? तो देखिए समस्या क्या है कि रिंग हाईली एक्टिवेटेड है। यही वजह है कि आपका नाइट्रेशन के लिए जो आप कॉन्क HNO3 यूज कर रहे हैं वो टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट दे रहा है। तो पहले हम लोग सोचा जाए कि कैसे रिंग को डीएक्टिवेट कर देंगे। अगर रिंग थोड़ा डीएक्टिवेट हो जाए तो फिर कॉन्क HNO3 का इस्तेमाल करने में उतनी समस्या नहीं आएगी, टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनेंगे। और इसीलिए हम लोग सबसे पहले एनहाइड्रस फिनॉल का सल्फोनेशन करते हैं।
देखिए हमने एनहाइड्रस क्यों लिया है? एनहाइड्रस का मतलब है आप चाहते हैं कि फिनॉक्साइड से कम आपका वास्ता पड़े, फिनॉल से ही काम चलाएं, क्योंकि O- तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, उसके कंपैरिजन में OH थोड़ा जो है वो कम एक्टिवेटिंग है। तो इसीलिए मैंने एनहाइड्रस फिनॉल लिया है, पानी नहीं डाला है ताकि फिनॉक्साइड ना मिले। उसका मैं सल्फोनेशन करा रहा हूं। सल्फोनेशन मैंने कराया तो ये आपको सल्फोनेशन दिखाई दिया होते हुए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। अब इन SO3H की वजह से ये रिंग सफिशिएंटली डीएक्टिवेटेड है कि हम लोग इस्तेमाल कर पाए नाइट्रेटिंग रिएजेंट कॉन्क HNO3 का, उससे नाइट्रेशन करा पाए। अगर हम लोग इस सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल पे जिसपे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप SO3H लगा है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप SO3H लगा है, अब इसका नाइट्रेशन कराया जाए, देन वी विल गेट पिक्रिक एसिड एज द प्रोडक्ट। देखिए यहां हो क्या रहा है, जो आपका NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है वो सबसे पहले इस खाली पोजीशन पे लगेगा और साथ ही साथ वो इप्सो अटैक करेगा। और आपने पढ़ा है कि जो आपका SO3H है ये बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ H2O एंड SO2, ठीक है। तो इप्सो अटैक होगा और ये दोनों SO3 को भी हटा के यहां इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस लग गया। ये पॉइंट समझ में आया? सो दिस इज बेटर मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड। अगला रिएक्शन हम लोग पढ़ा जाए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वो है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे Br2 का। अगर मैंने Br2 का इस्तेमाल किया इन नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि CH2 या लो पोलैरिटी का सॉल्वेंट जैसे कि क्लोरोफॉर्म, तो इस केस में मुझे दिखाई देगा कि मेरा इलेक्ट्रोफाइल जो है Br प्लस वो आया है पैरा पोजीशन पे और ऑर्थो पोजीशन पे। पैरा वाला मेजर होगा क्योंकि आप समझिए Br जो है वो बड़ा ग्रुप है, अगल बगल लगाने से अच्छा है आप पैरा पे लगाएं, इसमें ज्यादा सिमेट्री भी है, ठीक है, जैसा लेफ्ट वैसा राइट। तो ये आपको पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। ये रिएक्शन हम लोग कराते हैं लो टेम्परेचर पे। अगर यहीं पे मैंने CH2 की जगह वाटर सॉल्वेंट ले लिया होता तो मुझे दिखाई देता कि अब जो ब्रोमीन आ रहा है वो दोनों ऑर्थो और ये पैरा पोजीशन तीनों जगह आया, ठीक है। तो अब जो ब्रोमीन आया है वो तीनों जगह पे आया है, दोनों ऑर्थो और पैरा पे आया है, एंड आई विल गेट वाइड प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है। तो फिनॉल में ये वाला कार्बन 1, ये 2, 3, 4, 5 एंड 6, आई विल गेट 2, 4 एंड 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, इसका वाइड प्रेसिपिटेट मुझे मिल जाएगा। तो यहां दो बातें मुझे समझनी है। पहला बात, ब्रोमिनेशन जब हम लोग बेंजीन का करते थे तो वहां मुझे लुईस एसिड कैटलिस्ट लगता था, लेट्स से FeBr3 या AlCl3, ठीक है, जबकि यहां पे किसी भी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा क्यों? तो समझिए बेंजीन जो है अगर मैं उसको रेफरेंस केस कहूं तो उसके मुकाबले फिनॉल जो है ये एक एक्टिवेटेड रिंग है। एक्टिवेटेड क्यों? क्योंकि OH का प्लस M इफेक्ट की वजह से ये रिंग पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी बढ़ गई, इसका मतलब रिएक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बढ़ गया, और यही वजह है कि यहां मुझे लुईस एसिड कैटलिस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी, ठीक है। आगे चला जाए, नेक्स्ट बात की जाए कि क्यों जब मैंने CH2 सॉल्वेंट लिया तो मुझे मोनोब्रोमो डेरिवेटिव मिला और H2O सॉल्वेंट लिया तो ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव मिला। क्यों जब CH2 सॉल्वेंट है तो सिर्फ ब्रोमीन या तो ऑर्थो या तो पैरा पे जा रहा है, लेकिन वाटर सॉल्वेंट होते ही क्या बदल गया कि अब दोनों ऑर्थो और पैरा तीनों जगहों पे अटैक हो रहा है, तीनों जगहों पे ब्रोमीन लग रहा है, ठीक है। तो इस बात को समझा जाए कि पहली बात यह है कि अगर आपने वाटर सॉल्वेंट लिया तो वाटर सॉल्वेंट में फिनॉल डिसोसिएट कर जाएगा, फिनॉक्साइड बना देगा। OH का प्लस M फिर भी कम है
O माइनस का प्लस M तो सबसे ज्यादा है। अगर आप प्लस M सीरीज की बात करें तो O माइनस, फिर NH2, फिर OH, तो O माइनस का प्लस M इफेक्ट सबसे ज्यादा, यानी फिनॉक्साइड जो है वो तो और भी ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग है, सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग है, ये बात कहें हम। फिनॉक्साइड सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग है, ठीक है। और यही वजह है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनॉक्साइड में ज्यादा होगा, और वाटर में तो फिनॉल डिसोसिएट करके फिनॉक्साइड में चेंज हो गया है। रिएक्शन असली में हो किसके साथ रहा है? सो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल Br+ हैपेंस ऑन वेरी स्ट्रांगली एक्टिवेटेड फिनॉक्साइड। फिनॉल पे रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, रिएक्शन तो फिनॉक्साइड पे हो रहा है जो ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर वाटर सॉल्वेंट आप लेंगे तो ब्रोमीन का Br+ और Br- में टूट जाना, यही वजह है कि वाटर में Br+ जो आपका रिक्वायर्ड आपको इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, उसकी संख्या भी कहीं ज्यादा है। तो Br+ इलेक्ट्रोफाइल भी अवेलेबल है और फिनॉक्साइड का रिंग भी हाईली एक्टिवेटेड है। यही वजह है कि तीनों पोजीशन पे, दोनों ऑर्थो और पैरा, सब जगह ब्रोमीन लग रहा है, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन हम लोग कर लिया जाए। तो ये मैंने सैलिसाइलिक एसिड लिया है, इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूं ब्रोमीन का इन CH2 सॉल्वेंट और दूसरी बार ब्रोमीन इन वाटर सॉल्वेंट। ये रिएक्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, खासकर ये दूसरा वाला, इसको मैंने इप्सो अटैक में पढ़ाया था। समझिए यहां क्या होगा। अगर CH2 सॉल्वेंट लिया तो Br+ जनरेट होने वाला इलेक्ट्रोफाइल, इसकी संख्या कम होगी, ठीक है। साथ ही साथ यहां फिनॉक्साइड भी बन नहीं रहा होगा, ठीक है, कार्बोक्सिलेट भी बन नहीं रहा होगा। तो CH2 सॉल्वेंट में ये रिंग कम एक्टिवेटेड है, साथ ही साथ Br+ इलेक्ट्रोफाइल भी कम अवेलेबल है। यही वजह है कि आपको दिखेगा OH जो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो इसका ऑर्थो और पैरा पोजीशन एक्टिवेटेड है। मेजर प्रोडक्ट पैरा सब्स्टिट्यूटेड से मिलेगा, सो मेजर प्रोडक्ट विल बी यहां OH, COOH और पैरा पे मैंने ब्रोमीन लगा दिया, ठीक है। कुछ आपको ऑर्थो वाला भी दिखेगा, लेकिन ऑर्थो वाले में देखिए तीनों पास पास हो जाएंगे तो रिपल्शन ज्यादा होगा, मेजर यही पैरा वाला होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई CH2 सॉल्वेंट की। वाटर सॉल्वेंट लेने पे क्या होगा? वाटर में Br2, Br+ और Br- में आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि वाटर Br+ और Br- दोनों का सॉल्वेशन कर सकता है। Br- का सॉल्वेशन हो रहा होगा, Br+ का भी सॉल्वेशन हो रहा होगा, तो Br2 का टूटना आसान हो गया, ठीक है। तो अब Br+ इलेक्ट्रोफाइल आपके पास कहीं ज्यादा है, साथ ही साथ यहां पे भी आपके पास चांस है कि ये भी अपना एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा, रिंग ज्यादा एक्टिवेटेड होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ COO- एंड O-, ठीक है। अब यहां समझा जाए, यहां पे अब क्या चांस है कि Br+ इसको अटैक करे और O- हाईली एक्टिवेटर है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, तो रिंग बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गई, और ये दोनों ऑर्थो और पैरा पे अटैक तो होगा ही, साथ ही साथ इप्सो अटैक यहां भी देखने को मिलेगा। और आपको पता है कि COH बाहर निकल सकता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफ्यूज की तरह काम कर सकता है, CO2 की तरह बाहर निकल जाए, एंड हेंस द फाइनल प्रोडक्ट विल बी अगेन ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव। और ये जो ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव है ये प्रेसिपिटेट कर जाता है, प्रेसिपिटेट कर जाता है, यही वजह है कि हम इसको फिनॉक्साइड नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी फिनॉक्साइड से वापस अपने फिनॉल में जा रहा होगा वो तो प्रेसिपिटेट करके रिएक्शन मिक्सचर से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव आपको प्रेसिपिटेट की तरह, व्हाइट प्रेसिपिटेट की तरह यहां मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां पे इप्सो सब्स्टिट्यूशन भी जरूर से कराइएगा। आगे चला जाए, कुछ और सवाल हम लोग देख लिया जाए, ठीक है। तो यहां मैं यूज कर रहा हूं CH3 इन बेसिक मीडियम। यहां मैंने इस्तेमाल किया है एसिडिक मीडियम, साथ ही साथ लुईस एसिड कैटलिस्ट का भी। अगर आपने बेसिक मीडियम में इस्तेमाल किया है तो CH3+ जो आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है ये अटैक करेगा ऑक्सीजन पे, और अगर आपने लुईस एसिड का इस्तेमाल कर लिया तो यहां जो आपका इफेक्टिव इलेक्ट्रोफाइल CH3+ है ये अटैक करेगा रिंग पे,
ठीक है, ऑर्थो पे और पैरा पे भी मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला बनाइएगा तो यहां पे मुझे प्रोडक्ट क्या दिखाई देगा, दिस विल गिव मी एनिजॉल प्रोडक्ट, और इस वाले में क्या मुझे दिखाई देगा कि यहां अटैक हुआ है पैरा पोजीशन पे और मेजर प्रोडक्ट है पैराक्रिसॉल। ठीक है, माइनर प्रोडक्ट ऑर्थोक्रिसॉल भी बनेगा। अगला ऐसा ही क्वेश्चन देखा जाए, यहां पे आपने CH3COCl एसिड हैलाइड का रिएक्शन कराया है या लेट्स से एनहाइड्राइड का रिएक्शन कराया है, ये और लिखना चाहिए था, ठीक है, किसी का भी कराएं। ठीक है, तो यहां रिएक्शन होगा अगेन ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ, जबकि यहां आपने लुईस एसिड कैटलिस्ट यूज कर लिया तो इसीलिए यहां इसका रिएक्शन होगा रिंग पे। तो यहां अगर आप रिएक्शन सोच रहे हैं तो आप सोचिए ये न्यूक्लियोफाइल है, इस पे अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा एंड यू विल गेट, ये COH को एज इट इज छोड़ दिया जाए, ये ऑक्सीजन और इसके साथ C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, ये रिएक्शन कौन सा हो गया, दिस रिएक्शन इज SN2TH। और अगर यहां बात करें, ठीक है, तो ये कैसा रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2AR। ठीक है, अगेन यहां 2 कहना उतना सही नहीं होता तो SNAR कहते हैं इसको। ठीक है, SNAR रिएक्शन, और यहां पे दिस इज OH, दिस इज COOH और यहां पे COCH3 लगा दिया मैंने। ये जो प्रोडक्ट बना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज एस्पिरिन, ये एक एनाल्जेसिक है। ठीक है, अगर हम लोग इसके IUPAC नेम की बात करें तो आप इसको देखेंगे इतने हिस्से को बेंजोइक एसिड की तरह, ये बेंजोइक एसिड है और ये इतना हिस्सा जो है इसमें ये हिस्सा ये है एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, एंड दिस इज ऑक्सीजन, तो एसिटाइल और ऑक्सीजन मिला के ये हो गया एसिटॉक्सी। और ये लगा कहाँ है, अगर आप बेंजोइक एसिड इसको कह दें तो ये कार्बन 1, ये 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये लगा है पोजीशन 2 पे, सो नेम विल बी 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, ट्रिवियल नेम की अगर इसकी बात किया जाए तो हम लोग इसको कहेंगे एसिटाइल और समझेंगे ये एसिटाइलेशन हुआ है किसका, ठीक है, सैलिसाइलिक एसिड का, एंड हेंस द ट्रिवियल नेम इज एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। आगे चला जाए और कुछ और हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा जाए। अगला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। क्वेश्चन हम लोग पहले ही लगा चुके हैं इसका एक। अगला देखा जाए छोटा सा सवाल, अगर आप फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं लेट अस से आइसोब्यूटाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है, तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड AlCl3 के प्रेजेंस में दिस विल जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, इसमें तो इनफैक्ट रीअरेंजमेंट होगा। आपको ये टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन ये आपका इफेक्टिव इलेक्ट्रोफाइल होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ बिना रीअरेंजमेंट कराए अटैक मत करा दीजिएगा। एंड फाइनल प्रोडक्ट विल बी, इसका अटैक होगा इस टर्शरी ब्यूटाइल का पैरा पे और ऑर्थो पे भी। अगेन ऑर्थो वाला जो है ये माइनर होगा, पैरा वाला जो है ये मेजर होगा, क्योंकि यहाँ ये इतना बड़ा ग्रुप जो है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है, ये OH से दूर ही अच्छा है, इसमें सिमेट्री भी रहेगा। अगला देखा जाए, अगर हम लोग एसाइलेशन की बात करें तो यहाँ आपको दिखाई देगा इलेक्ट्रोफाइल इज RCO+। ठीक है, यहाँ आपको इलेक्ट्रोफाइल के अंदर रीअरेंजमेंट नहीं देखने को मिलता है क्योंकि एसाइलियम आयन जो है ये ऑलरेडी p-pi बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड है। इसको आप इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे ले जाइए क्योंकि OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, सो यू विल गेट OH COR ऑर्थो पे अटैक करा दिया और लेट से मैंने एक ये पैरा अटैक करा के बना दिया। नेक्स्ट हम लोग बात किया जाए हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन का। ठीक है, यहां हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं रिएजेंट HCHO फॉर्मल्डिहाइड इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। लेट अस से हम एसिडिक मीडियम की बात करें, सो दिस इज HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और आपको पता है कि यहां पे आप इसको सोच सकते हैं यहां प्लस यहां माइनस, और जहां माइनस रखा है लेट अस से आप वहीं ले आके H+ लगा दीजिए।
तो यहाँ आपको इलेक्ट्रोफाइल दिखेगा ये स्पीशीज, ठीक है, CH2OH और कार्बन पे प्लस, ये आपका इफेक्टिव जो है इलेक्ट्रोफाइल है। और ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है कहाँ, ऑर्थो पे या पैरा पे, या दोनों ऑर्थो और पैरा पे। तो या तो आपको ऑर्थो वाला मिलेगा, पैरा वाला मिलेगा, साथ ही साथ ये भी चांस है कि आपको दोनों ऑर्थो और एक जो पैरा पोजीशन है तीनों जगह अटैक देखने को मिले, ठीक है। आगे चला जाएगा तो इस रिएक्शन को हम लोग पॉलीमराइजेशन में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन करके पहले हम लोग नोवोलैक और बाद में क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बेकेलाइट बनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग चर्चा कर लिया जाए लास्ट रिएक्शन, लास्ट जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सल्फोनेशन क्या। तो अगर हम फिनॉल का सल्फोनेशन करेंगे यूजिंग ओलियम तो मुझे लो टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे KCP प्रोडक्ट मिलेगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड वाला, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है। जबकि हायर टेम्परेचर पे अगर आप रिएक्शन कराएंगे देन वी विल गेट TCP, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि SO3H एक बल्की ग्रुप है, ठीक है, जो OH के साथ रिपल्शन क्रिएट कर सकता है, इसीलिए एक दूसरे के पैरा पे लगे। सो दिस इज TCP। TCP क्यों है, क्योंकि ये स्टेरिक रिपल्शन यहाँ कम से कम है। और ये वाला KCP क्यों है, क्योंकि यहाँ आपको दिखाई देगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हुए, ठीक है। लास्ट पॉइंट, TCP इज फॉर्म्ड एट हायर टेम्परेचर व्हाइल KCP इज फॉर्म्ड एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है। With this we end for today. Thank you.